ब्रांड्स को इरफान जुनेजो इतने अच्छे क्यों लगते हैं? सही है, तो आपको ब्रांड से पूछना पड़ेगा। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके 5 मिलियन से ऊपर हैं फॉलोअर, मैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूँ। मार्केट में बहुत पैसा है, बस क्रिएटर्स मांगने से डर रहे हैं। अगर आप मुझे अटेंशन दे रहे हो, वो भले मेरी मोहब्बत में दो या नफरत में दो, अटेंशन इज द करेंसी, दैट्स हाउ दे मेक मनी। क्रिएटर बन गए हैं या बनना चाहते हैं तो उन्होंने क्या करना है, उसके लिए इरफान भाई ने टिप दे दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस वीडियो पे डबल ट्रिपल व्यूज़ आ जाएं, तो आइए हम बैठ के इधर 10 मिनट डकी, माज, रजब इन सब की बुराई करते हैं। काफ़ी मुश्किल में है फैमिली व्लॉगर्स इस वक्त। बच्चा है वो क्या समझेगा कि ये सही है ये गलत है, उसके लिए तो जो आ रहा है वो देख रहा है। पूरे पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा हो तो मैं उस यूट्यूबर को जाके पकड़ूं या मैं अपने बच्चे को पकड़ूं। बीवियाँ दिखा रहे हैं, बीवी दिखा, यार आप उनको इस चीज़ पर तनकीद कर रहे हो, वो तो तनकीद वाली चीज़ बनती ही नहीं है। उन साहब ने ये कहा कि मेरी बेटियां पहले फैमिली व्लॉगिंग बहुत देखती थी, आपकी वीडियो देखने के बाद अब वो नहीं देख रही हैं। मेरी बेगम की सालगिरह है, मेरी लव मैरिज हुई है, बेगम से बहुत मोहब्बत है, बेगम के लिए मैं कोई बहुत एपिक चीज़ करता हूँ, तो रात को जब मैं सोने लेटूँ तो जहन में सवाल आए कि ये क्या बेगम की मोहब्बत में था या ये व्यूज़ के लिए था। लेकिन अगर यही सवाल बेगम के जहन में आ जाए आप इतना डल रहते हो, भाई मैं यही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करूंगे ये होगा तो वो ज्यादा फेक लगेगा। हैं तो आप बहुत ज्यादा, और आप कंट्रोवर्सी से भागते हैं, लेकिन ये क्या वजह है कंट्रोवर्सी आपका पीछा करती है? मैंने भी इस तरह की बहुत गलतियां की हैं जो मुझे लगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसी टेंजेंट पे हर कोई समझेगा। AI नहीं बना के दे सकता, वो है टेस्ट। AI कैन बिकम अ वेरी गुड टूल, बट टेस्ट आपका डिफाइन करेगा कि आप कितनी अच्छी चीज़ दुनिया के सामने लेके आते हैं। और ये जेनजी को समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इदारों में बाकायदा डराया जाता है कि देखो तुम्हें रिप्लेस कर देगा AI। That AI will replace many of your current roles. 99% लोग कैमरे के सामने बैठकर पसीना आ जाता है, टांगे कब कपाने लगती हैं, हाथ कब कपाने लगते हैं, एंजाइटी की कैफियत शुरू हो जाती है। आप इतने कंफर्टेबल कैसे हैं? जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप दें। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। इरफान जुनेजो की जिंदगी का वाय क्या है? लोग YouTube देखते हैं एक सर्टेन जॉनरा का, फिर उनको लगता है कि पूरा YouTube ही ऐसा है। आपने शुरू कहाँ से किया था? क्या शुरू किया, कहाँ से किया था? जब मैं थिंक को ब्रांड बनाने के लिए निकला था तो पहला सवाल था कि ऐसा क्या करूं जो जहन में नक्श हो जाए, जो हर ज़बाने ज़दे आम हो, जो निशान छोड़ जाए, वही ब्रांड होता है। थिंक पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद ये है कि आपको समझा सकें कि ब्रांड होता क्या है, और हमें तो एक ही काम आता है, आपको मालूम है, कहानी सुनना और कहानी सुनाना। थिंक पॉडकास्ट में हम सुनेंगे कहानी फाउंडर्स की, सुनेंगे कहानी थिंकर्स की, सुनेंगे कहानी क्रिएटिव माइंड्स की, उन लोगों की जो ब्रांड्स बना चुके हैं या जो खुद ब्रांड बन चुके हैं। आज हमारे सामने मौजूद हैं ऐसे ही एक ब्रांड, इरफान जुनेजो साहब, और हम इनकी कहानी सुनेंगे। थैंक यू सो मच सर तशरीफ़ लाने के लिए। काफ़ी टाइम से हम मेहनत कर रहे थे कि इरफान भाई के सामने बैठें और इरफान भाई से सवालात कुछ करें, जानें, सीखें, समझें यूट्यूब को और सक्सेसफुल लाइफ को। तो थैंक यू सो मच। आप थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और मैंने बस सॉरी आपको बड़ा शॉर्ट नोटिस दिया। मैंने इनको बोला कि या तो आप कल कर लें आज, या फिर नवंबर के एंड में करेंगे, तो उन्होंने बोला नहीं कल आ जाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों बोला। नहीं ये लंबी हो जाएगी, कल आ जाओ। इरफान भाई, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपके मतलब लाखों फैन जो चीज़ जानना चाहते हैं वो ये है, क्या आपने फाइनली यूट्यूब को, जिसने यूट्यूब पाकिस्तान में, मतलब ये समझ लें, मैं तो समझता हूँ आपने इंट्रोड्यूस कराया है, और आप ही पाकिस्तान के पहले व्लॉगर हैं ऑफिशियली, और अब आपने यूट्यूब को मुकम्मल खैर बात कह दिया है, ख़त्म, टाटा बाय बाय? नहीं देखे, मैं पहले तो आपको करेक्ट कर दूं। थोड़ा मैंने YouTube को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और YouTube व्लॉगिंग भी मुझसे पहले काफ़ी लोग कर रहे थे, बट आई डोंट नो, अल्लाह का ऐसा करनी हुई कि मेरी वजह से वो थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई और मेन स्ट्रीम बन गई। बाकी मैंने YouTube को बिल्कुल खैरबाद नहीं कहा है, मेरा बिल्कुल इरादा है, YouTube पे मेरे कुछ आइडियाज़ भी हैं जिन पे काम करना है, लेकिन पिछला 1 साल मेरी नी सर्जरी और
वर्कलोड की वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहा है और मुझे बहुत जल्दी से गुजर गया तेज़ी से काम में, मसरूफियात में, पर्सनल कमिटमेंट्स में। लेकिन मेरा बिल्कुल इरादा है यूट्यूब, मुझे लगता है कि यूट्यूब अगर मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बताऊं तो मुझे लगता है कि यूट्यूब अगर मैं नहीं करूंगा या कोई भी अगर क्रिएटर नहीं करता है, लॉन्ग फॉर्म अगर कंप्लीटली छोड़ देता है वो, तो लोगों का उससे कनेक्शन कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। पीपल ओनली वॉच यू फॉर द वीडियो यू मेक, वीडियो देखी, पसंद आई, ओके, दे आर लाइकिंग फॉर द वीडियो, दे डोंट। अब वही है जैसे अगर आप किसी इंसान के साथ हफ्ते में 15 मिनट 20 मिनट बात करते हैं तो उसके साथ आपका कनेक्शन अलग होगा, रादर देन रोज़ाना आपने उसके साथ कोई 15 सेकेंड 10 सेकेंड 5 सेकेंड की बात कर ली, तो ताल्लुक़ तो रहेगा बट कोई उसमें गहराई नहीं होगी। तो सेम इज़ विद लॉन्ग फॉर्म। आप इंट्रोवर्ट हैं और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, वाकई आप इंट्रोवर्ट हैं, बट इंट्रोवर्ट होना और व्लॉगर होना ये दोनों अलग बातें नहीं है? ये वो अगर वो मशहूर सहाफ़ी ना सुहेल वड़ाई, अगर उनकी ज़बान में बोलें तो क्या ये खुला तज़ाद नहीं? देखें बस मैं भी अक्सर यही सोच रहा होता हूँ कि अगर मुझसे आप बोलेंगे कि यार 3-4 नए लोगों से मिलना है और उनके साथ आपने एक कार राइड में जाना है 3 घंटे, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वो 3 घंटे होंगे। क्या भाई क्या बोलूँ। लेकिन वही आप मुझे 1000 लोगों के सामने स्टेज पे भेज दें अच्छा। और बोलें कि बात कर लो 2 घंटे, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ थिंकिंग मैं जाके बात कर सकता हूँ। तो ये कुछ अजीब सा मिक्सचर है। कैमरा पे मैं बहुत कंफर्टेबली बात कर सकता हूँ, वाओ। लेकिन आपको मेरे व्लॉग्स में भी या मेरी वीडियोस में भी आपको कहीं कहीं झलक नज़र आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने व्लॉग्स में देखा होगा कि मैंने तो बहुत देखा है कि जो भी आज पाकिस्तान के मशहूर व्लॉगर्स हैं, वो जब जहाज़ में बैठे होते हैं तो वो व्लॉग बना रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। मेरी किसी एक वीडियो में आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि मुझे ये अरे यार ये आगे पीछे क्या लोग देखेंगे, क्या बात हो रही है, तो इस तरह आपको कहीं कहीं झलक नज़र आ जाती है। तो मैं उसको अब मैंने उसका स्टाइल ही इस तरह बना लिया कि मैं जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं सिनेमैटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, या मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ बोल नहीं सकता तो वहाँ पे वॉइस ओवर आ जाए, तो वो झलक आपको नज़र आ जाती है। सही। मैं आई एम नॉट अ वेरी लाउड पर्सन इन जनरल ऑल्सो, सही। कि बहुत अब मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत ये आती है कि यार, क्योंकि लोग YouTube देखते हैं एक सर्टेन जॉनरा का, फिर उनको लगता है कि पूरा YouTube ही ऐसा है, तो मुझसे लोग शिकायत करते हैं कि यार आप कुछ एनर्जी के साथ तो बोलो, आप इतना डल रहते हो। भाई मैं यही हूँ, तो मैं लोगों को अपने आप पसंद को चेंज करूँगी योगा तो वो ज़्यादा फेक लगेगा। है। तो ये है सर। नहीं तो वो तो लाजमी बात है, जिसका जो अंदाज़े गुफ्तगू लोगों को पसंद आ रहा है वो वही रखेंगे। नहीं, लोगों को ना कंडीशन कर दी, लोगों की भी गलती नहीं है। और आप नेचुरल हैं। हाँ, लोगों को कंडीशन इस तरह कर दिया गया है कि यूट्यूब पे, क्योंकि वो देखते इस तरह के क्रिएटर्स हैं पाकिस्तान में, बाहर भी, विद हाई एनर्जी। हाँ, तो उनको लगता है कि सब ऐसे होने चाहिए, वरना ये क्या यार, बोर कर रहा है बंदा। हाँ। तो अब मेरा हमेशा से रूल नंबर 1 यही है कि मैं सबसे पहले, माजरत अगर तल्ख लगे लेकिन इसी वजह से मैं कुछ भी अच्छा कर पाया हूँ, मैं सबसे पहले अपने लिए बनाता हूँ। अगर वीडियो पूरी एडिट रेंडर करने के बाद अभी पब्लिश भी नहीं, किसी ने नहीं देखी है, सही है। मैंने प्लेबैक की, मुझे अगर दिल से खुशी हुई कि हाँ यार अच्छी लग रही है, अगर वो चीज़ मुझे अचीव ही नहीं हो रही, मुझे देख के ही क्रिंज लग रहा है कि यार इरफान क्या फेक एक्टिंग कर रहा है, तो फिर वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। वंडरफुल। यानी जो आपको चीज़ खुद को अच्छी लग रही है वो आप आगे भेजते हैं। हम जब न्यूज़ में थे ना, तो न्यूज़ में बात सिखाई जाती थी, आप दोबारा देखें, आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ही ऑन एयर करने के काबिल है। अच्छा, ये हर चैनल्स में नहीं होता था। इस वक्त तो आप टीवी चैनल्स नहीं देखते होंगे, आप तो पता नहीं कब से नहीं देखते होंगे। मेरे घर में टीवी का काम है सिर्फ लाइव स्पोर्ट्स देखना। वाह। उसके अलावा केबल नहीं है मेरे घर में, पता नहीं कितने सालों से ना मैं टीवी देखता हूँ, और मेरे ख्याल से यही ज़्यादातर अब घरों में यही रुझान है। अगर शायद ड्रामे अगर देखती हूँ ख़वातीन तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अलावा न्यूज़ वगैरह के लिए तो मैं तो ट्विटर ही देखता हूँ। बाकी देखें, मैं आप जो बात कर रहे थे ना, उसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, मैंने ये देखा है कि यूट्यूब में ओवरऑल 2 तरह के क्रिएटर्स होते हैं। ये अगर दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसके बीच में भी कहीं आप हो सकते हैं। एक वो हैं जो बनाते हैं ख़ुद के लिए, ठीक है, कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, मुझे पसंद आना चाहिए, ऑडियंस को आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं,
ट्वीक करेंगे थोड़ा बहुत जितना हो ठीक सकता है। दूसरे हैं जिनका गोल ही ये है, जिनको आप कह लें मिस्टर बीस्टिफिकेशन ऑफ यूट्यूब, अच्छा, कि ईच एंड एवरी सेकंड इज डिजाइंड फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस को क्या देखना है, क्या वो सबसे ज़्यादा देखना चाहेंगे, ऑडियंस की डिमांड क्या है, ट्रेंड क्या है, जब तक वो ट्रेंड चलेगा हम उसको फॉलो करेंगे, जब ट्रेंड चेंज होगा हम अपना कंटेंट चेंज कर चेंज देंगे। कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। आप जो ए वाले हैं, बी वाले हैं? मैं ये A वाला, वाले हैं। हाँ। तो अब इसमें कोई सही गलत नहीं है, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे, जिससे आप ज़्यादा रेजोनेट करें। सही है, इसीलिए आप उस तरीके पर नहीं आए जो ऑडियंस को अच्छा लग रहा था। नहीं, कभी कभी वो उसका इंटरसेक्शन हुआ भी है। जब ट्रैवल व्लॉग्स नए नए, जब मेरा और मूरू भाई वाला नारायण वाला शुरू हुआ, तो उसके बाद एक बहुत इन्फ्लक्स आ गया ट्रैवल वीडियोस का। नॉर्थ को तो पूरे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने चाट हाँ, दिया बहुत पूरा। बहुत ज़्यादा। तो उस सही टाइम कह पे रहे मैंने भी बहुत ट्रैवल वीडियोस बनाई और वो चली भी। सही। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ट्रेंड कुछ और चल रहा है और मेरा उसमें दिल सबसे नहीं है। ज़्यादा जो देखी गई वो तो फैमिली व्लॉगिंग थी ना। हाँ, वो तो आज भी आज देखी भी जा रही है। देखी जा रही है। हालांकि काफ़ी मुश्किल में है फैमिली व्लॉगर्स इस वक्त, देखा जाए सारे तो बड़े नहीं फैमिली हैं, व्लॉगर्स। चंद चंद फैमिली व्लॉगर्स मुश्किल में है, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन मेरा तो देखें पहले दिन से यही मौक़िफ़ है, मैंने आपके साथ भी यही कर चुका हूँ डिस्कस, कि हर यूट्यूबर का, चाहे आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद हो, चाहे आप उससे बिल्कुल नफरत करते हो, काम एसेंशियली एक ही है, दे जस्ट हिट पब्लिश। उसके बाद उस पर 10 मिलियन व्यूज़ आने हैं या 200 व्यूज़ आने हैं, ये तो पब्लिक डिसाइड करती है। तो हमें अपने आप को ज़रा ज़्यादा देखना चाहिए, रादर देन कि नहीं ये यूट्यूबर तो ऐसा है। लोग क्यों क्लिक कर रहे हैं? उनको कुछ नज़र आ रहा है ना उसमें कि यार क्या क्या है इसमें एक्साइटिंग। उस ऑडियंस का वो तो कच्चा ज़हन है ना, जो मुझे ऐसा लगता है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ऑडियंस है उनकी, उसका जहन ही कच्चा है। वो क्या बेचारी ये समझेगी कि बच्चा है, वो क्या ही समझेगा कि ये सही है ये गलत है। उसके लिए तो जो आ रहा है वो देख रहा है। देखें, सही है। अब मैं पूरे पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में ऐसा कुछ हो रहा हो तो मैं उस यूट्यूबर को जाके पकड़ूं या मैं अपने बच्चे को पकड़ूं, ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है ना ये थोड़ा बहुत माजरत के साथ बैड पेरेंटिंग भी है कि बिल्कुल है, अरे बिल्कुल, वो कोई शक नहीं। यूट्यूबर बर्बाद कर रहे हैं, अरे भाई आप क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं रफ्तार में था, आप भी उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा थे ना, फैमिली व्लॉगिंग पर जो बनाई थी मैंने, कैंसर जो नाम दिया था। तो उसके बाद ना एक उन्होंने टाउन हॉल की थी। तो उस टाउन हॉल में एक बारिश साहब थे दाढ़ी वाले, वो आए थे और उन्होंने कहा थैंक यू मौज़म साहब, आपने फैमिली व्लॉगिंग पर वीडियो बनाई। और मैंने कही तो मैंने करना ही था, जो मुझे चीज़ लग रही थी वो गलत, मैंने उस पे के बारे में बोला। कहने नहीं, अच्छा मैंने ये नैरेटिव नहीं रखा था। मतलब जनरली ये नैरेटिव रखा जाता है कि जी बीवियाँ दिखा रहे हैं, बीवियाँ दिखा रहे हैं, यार आप उनको इस चीज़ पर तनकीद कर रहे हो, वो तो तनकीद वाली चीज़ बनती नहीं है, क्योंकि आपने उनको एक फिक्स कर दिया, एक नज़रिए में उनको बोलने का मौका दे दिया। लेकिन जो असल चीज़ थी वो ये थी कि आप डेलिबरेटली बच्चों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं, उनको एक उकसा रहे हैं कि देखो कुछ भी किए बगैर आपको ये सब कुछ मिल सकता है। जो मेरा नैरेटिव था, उस नैरेटिव को जब मैंने प्रॉपर एक तरीके से हिस्ट्री एंड फ्यूचर एंड जो मेरा एक स्टाइल है वो सब बनाकर बताया, तो उन साहब ने ये कहा कि मेरी बेटियां पहले फैमिली व्लॉगिंग बहुत देखती थी, आपकी वीडियो देखने के बाद अब वो नहीं देख रही हैं, तकरीबन छोड़ दी उन्होंने। तो मैंने कहा भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी वाली बात कि पेरेंटिंग पर क्वेश्चन उठता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ ने शेड्यूल बनाया हुआ है कि वो किस वक्त देखेगा और क्या देखेगा, एलईडी पे हो या मोबाइल पर हो। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और मैं ना देखें अक्सर जब भी फैमिली व्लॉगर्स, अब देखें मैं बहुत क्लियरली बोल लूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल प्रेफरेंस पूछेंगे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन वो हुक्म मैं पूरे माशरे पे नहीं लगा सकता। इसी तरह अगर कोई और कंफर्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई और कंफर्टेबल नहीं है कि वो अपनी वीडियोस में म्यूज़िक यूज़ करे, इस तरह के आपको लाखों लोग मिल जाएंगे हमारे मुल्क में, वो हुक्म मुझ पे लगा दें वो, तो आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट। तो मैं फैमिली व्लॉग खुद एज अ क्रिएटर फैमिली व्लॉग्स बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इस पे डिस्कस करें कि लोगों को अक्सर ये मसला होता है कि यार ये तो कोई घर की प्राइवेसी नहीं रही है, ये नहीं है, तो प्राइवेसी हर कोई अपनी अपनी अलग अलग डिफाइन करता है, वो हम नहीं लगा। अब हमारा कल्चर और जहाँ जहाँ व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स देखे जाते हैं हमारे मुल्क में, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव तबका है,
तो उनको ये बड़ा पैराडॉक्स लगता है कि यार ये देखो इन्होंने तो घर में कैमरा चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब यही फैमिली व्लॉगिंग अगर दुबई में हो रही होती, क्योंकि हो भी रही होगी, तो इतना मसला नहीं होता, जबकि इस्लामी मुल्क तो वो भी है। तो इस्लाम वाली डिस्कशन से हट के the thing that I find the most troubling with family vlogs is के आपको हर वक्त, मैं एज अ क्रिएटर ही बहुत बता सकता हूँ, हर वक्त आपको यही सोचते रहना है कि अब क्या एक्साइटिंग करना है ज़िंदगी में। आपको अभी आप थिंक चला रहे हैं, उससे पहले आप रफ्तार में थे, तो यू हैव टू थिंक अबाउट आइडियाज़। एग्जैक्टली। और आपके आइडियाज़ ज़िंदगी से अलग हैं। यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी को स्पाइस अप करना है। और उससे मसला ये होता है कि अगर मेरी बेगम की सालगिरह है, मेरी लव मैरिज हुई है, बेगम से बहुत मोहब्बत है, बेगम के लिए मैं कोई बहुत एपिक चीज़ करता हूँ, तो रात को जब मैं सोने लेटूँ तो जहन में सवाल आए कि ये क्या बेगम की मोहब्बत में था या ये व्यूज़ के लिए था। क्या बात है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इंसान को थोड़ा सा अजीब जहनी मरीज कर देती है। चलें, आपके जहन में सवाल आए तो शायद आप अपने जहन को किसी तरीके से वैलिडेशन दे दें। हाँ सही, अगर आप बहुत मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है और आप करना चाहते हैं, आप किसी तरीके से वैलिडेशन देके समझा दें। लेकिन अगर यही सवाल बेगम के जहन में आ जाए हाँ कि ये व्यूज के लिए था या मेरे लिए था, तो फिर तो आप तो सारी जिंदगी जवाब नहीं दे सकते। और मैंने ना इस तरह आपसे मुराद मेरा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। और देखें, इस तरह के कमेंट्स में देख चुका हूँ ऐसे ही फैमिली व्लॉग्स पे, कि मैं बस कानों को हाथ लगा लेता हूँ कि यार आप सही, आपको कंटेंट बुरा लग रहा है, कुछ भी बुरा लग रहा है, इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि उसके बाद इंसान जहनी मरीज 100% बनेगा। पढ़ते नहीं होंगे वो कमेंट्स में ना मैं भी यही रेकमेंड करूँगा कि कोई ना पढ़े कमेंट्स, लेकिन बहुत ही ना, फिर आप देखो ही नहीं, देखना भी है, हेट भी। मुझे ये पैराडॉक्स देखें, इंटरनेट का ना एक गोल्डन रूल है जो हमारी आवाम समझ नहीं पाती, पता नहीं क्या। इधर अटेंशन इज द करेंसी। अगर आप मुझे अटेंशन दे रहे हो, वो भले मेरी मोहब्बत में दो या नफरत में दो, अटेंशन इज द करेंसी, दैट्स हाउ दे मेक मनी। बहरहाल इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। जी सर। आई थिंक हमारे माशरे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गई है फैमिली व्लॉगिंग पे, अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अब खुद ही लोगों को समझना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ। अच्छा, लोगों को समझने के लिए, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ इरफान भाई कि मैं, क्योंकि कोई माने या ना माने, बूमर्स नहीं मानते हैं, लेकिन मैं जैन भाई हूँ, आप भी जैन भाई होंगे यकीनन। आपका क्या एयर ऑफ बर्थ? आई थिंक आई एम अ मिलेनियल। हाँ मिलेनियल ना, जैन भाई। जैन भाई मिलेनियल होता है? अच्छा, मुझे नहीं पता। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि जेनजी जो है इस वक्त वो हाईलाइट है, और आगे क्या ये दौर ही जेनजी का है। क्या आपने जेनजी को, आपकी जो ऑडियंस है वो जेनजी है, आपने जेनजी को अप्रोच किया हुआ है, आपने अपने आप को जिस तरह ढाला हुआ है वो एक जेनजी शेप है, या आप करेंगे वैसा खुद को? देखें, आप शायद मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। मुझे नहीं पता जेनजी की प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या उनको देखना पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जैसा कि मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ क्रिएटर्स बताए, मैं वही बनाऊंगा जो मुझे अच्छा लगता है, और वो टाइम के साथ चेंज होगा। मैं जब शुरू किया था मैंने, तो मैं व्लॉग्स बनाता था, वो स्टाइल आज अगर आप बोलें कि आप और बनाओ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उस टाइम पे अच्छा लगता था। आई डिड नॉट रियली थिंक अबाउट द ऑडियंस, आई वाज थिंकिंग अबाउट मी। तो जैसे जैसे मेरे प्रेफरेंसेस चेंज होंगे, मेरा कंटेंट का स्टाइल चेंज होगा। आई थिंक वही सबसे हेल्दी तरीका है ये करने का। ऑडियंस को सोच के कंटेंट बनाना मुझे अभी तक तो नहीं आया। अच्छा, आई डोंट नो हाउ टू। अगर आप मुझे बोलें कि यार अपना कंटेंट थोड़ा जेनजी को टारगेट करके बनाओ, तो मुझे पता नहीं होगा कि प्रैक्टिकली करना क्या है। क्या कुछ वोकैबुलरी में कुछ ये स्किबिडी करना है करना बोलना क्या है, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी। हाँ, तो आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मुझे लगता है कि ऑथेंटिसिटी जब तक है, वही सबसे गोल्डन एक आपका ट्रेजर है। ऑथेंटिसिटी हो और आप रियल रहें, और जो दिल से बनाएंगे वो दिल पे लगेगा। वंडरफुल वंडरफुल। तो आप खुद जो आपने, जैसे आपने बताया कि आपने व्लॉगिंग जो स्टार्ट की थी, खुद किससे इंस्पायर हैं आप? कोई हैं? देखिए, मैं एक बहुत लिस्ट ऑफ यूट्यूबर्स थी जिससे मैं इंस्पायर था। उसमें केसी नाइस्टैट भी थे। वो आज उनका नाम लेना बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ज़ायनिस्ट हो गए,
पिछले 2 सालों में। और उसके अलावा सेरा डीची थी, एक लड़का था वीडियोस नहीं बनाता वो, जस्टिन एस्कलोना, पीटर मैकिनन ने उन्हीं दिनों में बनाना शुरू किया था, 2-3 वीडियोस आई थी। इस तरह की बहुत सारी लिस्ट थी। और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ, अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि इनिशियली मैंने इनके सबको मिला के इनके स्टाइल को छापा, बिकॉज व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, आप स्क्रैच से कुछ नया आइडिया स्टाइल नहीं ला सकते, आप किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हो। ऐसे ही अब जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये है कि उस आइडिया को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, कभी कुछ ओरिजिनल सोच ही नहीं पाते। मेरे केस में फॉर्चुनेटली ये हुआ कि आई टुक सम रिस्क, इवॉल्व करने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद यू कुड सी कि यार ये इरफान का सिग्नेचर स्टाइल है। एंड देन लोग वही साइकिल दूसरों पे अप्लाई करने लगे, अरे ये तो इरफान को कॉपी करता है, ये इरफान को कॉपी करता है, जो आज भी हो रहा है, वो फूड वीडियोस, माइक, ये वो। हाँ, वो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ लोग आजकल। आपने वो, ये कहाँ से आइडिया आया था आपके पास? वो ये माइक हैंग होगा एंड देन आप जो है वो खड़े स्टाइल में, बड़ा जो आप बोल रहे हैं ये, हाँ। मैं ये समझता हूँ आप कह रहे हैं ना कि मैं जेनजी के मतलब ये सोच के नहीं बना रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वही जेनजी को पसंद आ रहा है सबसे ज्यादा, देखें इसका सिंपल, मुझे तो क्योंकि इंस्टा पे सबसे ज्यादा जेनजी है भाई। देखिए मुझे वो स्टाइल का ब्रेकडाउन मैं आपको दे देता हूँ। आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक आपके सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक भीड़ वाली जगह है, जहाँ पे एक शख्स थोड़ा अच्छा तैयार होके इस तरह का माइक स्टैंड लेके खड़ा है। तो दिस इज समथिंग, ये दोनों आइडियाज़ आपने देखे तो होंगे कहीं ना कहीं, एक साथ नहीं देखे होंगे, तो दिस इज समथिंग यूनिक। और ये बेसिकली विजुअल हुक है, हाँ, जो visual जिसको होगा। मैंने यूज़ किया, जो विजुअल हुक था हाँ, अब नहीं है, हाँ, क्योंकि अब जैसे ही इस तरह की कोई वीडियो आती है आपके सामने, आपको समझ में आ जाता है कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। हाँ, तो मैंने बहुत जगह बोला है कि अब मैं वो माइक वाला स्टाइल अब दोबारा नहीं करूँगा, वो हो गया, अब कुछ अब नया। आई ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। हाँ, ये बात सही है कि यही यही तो क्रिएटिविटी मेरा ख्याल है, हाँ कि एक चीज कर ली, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, अब कुछ नया करें। मुझे लगता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में 1 साल, 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल में अगर आप अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर रहे, तो आपका वही हाल होगा जो खैबी का हुआ है। खैबी जो आई थिंक मोस्ट फॉलो टिकटॉकर इन द वर्ल्ड, अब क्यों नहीं आता हमारे पेज, मेरे पास तो नहीं आया, पिछले 1 साल में नहीं आया। तो यू हैव टू री इन्वेंट, इसके अलावा और कोई है नहीं ऑप्शन। सही, यानी कि अपना प्रोसेसर जो है वो हाँ, मुसलसल सॉफ्टवेयर अपडेट होता सॉफ्टवेयर रहना अपडेट चाहिए। हाँ सही, हम वो कंटेंट क्रिएशन में कह रहे हैं, जी। सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए। बहरहाल, तो दूसरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कि आप ये ज़रूर बताएं कि जो आपने शुरू में वो वाली बात बोली ना कि आप कैमरे के सामने कंफर्टेबल हैं और कैमरे के सामने बोलेंगे, लेकिन गाड़ी में 4 नए लोग बैठे हों तो आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने आप एक्सट्रोवर्ट होंगे। ये कैमरे के सामने जो आप इतने कंफर्टेबल हैं, बहुत सारे लोगों को कैमरे के सामने बैठकर, बहुत सारे क्या अक्सरियत कैमरे के 99% लोग कैमरे के सामने बैठकर पसीना आ जाता है, टांगे कब कपाने लगती हैं, हाथ कब कपाने लगते हैं, एंजाइटी की कैफियत शुरू हो जाती है ना। तो ये आप इतने कंफर्टेबल कैसे हैं? जो लोग काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप दें। मैं अपना ही तरीका बता देता हूँ। जब पहली दफ़ा स्नैपचैट पे कैमरा अपनी तरफ घुमाया और अपने आप को, स्नैपचैट पर? हाँ, उस टाइम पे स्नैपचैट का बहुत दौर था, नई नई स्नैपचैट स्टोरीज आई थी। अच्छा। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर लगा था वो। तो जब पहली दफ़ा अपने ऊपर कैमरा घुमाया, अपने आप को रिकॉर्डेड बोलते हुए सुना, तो नफ़रत हो गई खुद से, खुद की आवाज़ से भी, और बोलने, यार मैं किस तरह बोलता हूँ यार, ये क्या। तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है, इंसान कंफर्टेबल होता है। फिर एक टाइम आया कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल हो गया, कुछ बोलना है, हाँ यूँ उठाया, ये फलाना। उसके बाद जब यूट्यूब स्टार्ट किया, तो यूट्यूब में भी शुरू की एक आध वीडियोस में अपने आप को थोड़ा जज किया कि यार ये किस तरह बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस, आप करते हैं कंफर्टेबल हो जाएंगे। जैसे आप मेरी मिसाल ही ले लें, मुझे नए लोगों में घुलना मिलना थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप रोज़ाना कोई 3 नए लोगों के साथ बैठा देंगे, करो आप ये 12 घंटे हैं, गुजारो इनके साथ, तो 1 महीना लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा। किसी से भी आप मिलवा दो जहाज़ में, किसी, हाँ कैसे हैं आप, क्या करते हैं, ये वो। तो इट्स जस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो है वो लोग अपने आप को भी पहली दफ़ा जब इंसान अपने आप को कैमरा पे देखता है और आवाज़ अपनी रिकॉर्डेड सुनता है, तो
थोड़ा मेरे इंसानों के जहन में कुछ अलग इमेज होती है अपनी, और जब कैमरे पे अलग आवाज आती है तो लगता है ये मेरी आवाज है यार, ये तो मेरा फितूर टूट गया एक अचानक से अपने आप को सुनने के बाद। सही सही सही। तो ये एक फॉर्मूला है कि कैमरे पर बैठें, प्रैक्टिस करें, बोलें, ट्राई करें, उसको स्टोरीज, रिस्टार्ट करें। इंस्टाग्राम स्टोरीज बना लो, स्नैपचैट स्टोरी बना लो, नहीं समझ में आ रहा डिलीट कर। लेकिन एक मसला है ना, लोग स्टोरीज तो बना रहे हैं मगर उसमें उनकी आवाज नहीं होती, वो वो रीयूज होता है साउंड, क्या कहलाता है वो, टिकटॉक या इंस्टा पर जो साउंड जो रीयूज करते हैं वो तो आवाज ही लिपसिंग कर रहे होते हैं बस। तो वो भी, उसका भी टाइम था, देखें वो जब वो भी नया खत्म नया हो आया गया। उसमें क्रिएटर्स ने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी जमा किए, व्यूज भी जमा किए। अब पीपल हैव मूव्ड खत्म ऑन, ना मतलब इतना ज्यादा नहीं है लिपसिंग वाला दौर। शायद, जिनका ऑडियंस बन गई है वो तो शायद करते रहें, लेकिन जो अगर कोई नया स्क्रैच से ट्राई करेगा तो मे बी शायद थोड़ा मुश्किल हो उनको उसके बलबूते पे ऑडियंस जमा करना। बहरहाल इरफान भाई, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ ना, ये मेरा पर्सनल, मैं भी पूछना चाहता हूँ और यकीनन ऑडियंस भी सुनना चाहती होगी, आपने शुरू कहाँ से किया था? क्या क्या शुरू किया, कहाँ से किया था? प्लीज जरा एक्सप्लेन करें सवाल को। मैंने पॉज लिया था, मैं आगे पूछने जा रहा था। आपने जो व्लॉगिंग का आपके जहन में जी, ख्याल जी, आया जी। और या आपने सोचा कि यार मैं व्लॉगिंग करता हूँ, आपने एक तो बताया स्नैपचैट से तो आपने कंफर्टेबल हुए कैमरे पर, कैमरा आपके हाथ में कैसा है? क्योंकि पहले आप कैमरे के पीछे होते थे, अगर मैं सही हूँ तो शादियों में फोटोग्राफी वगैरह करते थे आप, तो ये आपकी इब्तिदा थी कि शादियों में फोटोग्राफी के बाद अब माशाल्लाह आप मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं। तो मैं आपको स्टार्ट से अगर बताऊं तो मुझे फोटोग्राफी का शौक हुआ 19-20 साल मेरी उम्र थी। फोटोग्राफी में एंटर होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि बड़ा महंगा शौक है भाई ये, और वो एज ऐसी होती है कि शौक के लिए मुझे तो घर वालों से पैसे लेना थोड़ा सा ना बुरा लग रहा था कि यार अभी क्या बोलूँ, लेंस दिला दो, ये दिला दो। तो मैंने अपने मोहल्ले में उस टाइम पे DSLR बहुत कम लोगों के पास होते थे, तो एक बड़ा ट्रेंड था कि लड़कों को अपनी बड़ी एक कूल सी डिस्प्ले पिक्चर्स खिंचवाना बड़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने शुरू किया 500 रुपये में मैं आपकी 5 तस्वीरें खींचूंगा। काफ़ी सारे लड़के जमा हो गए और उससे मैंने अपनी पहली लेंस ली थी 10,000 रुपये की, मतलब पहली तो नहीं, दूसरी लेंस ली थी। तो वो किया। उसके बाद जब ये 2 लेंसेज जमा हो गई, थोड़ा बहुत इक्विपमेंट अपग्रेड किया, फिर मुझे लगा कि शादियों का काम थोड़ा बोरिंग हो गया, तो मैंने कैमरा मेरे पास था लेकिन वो इतना इस्तेमाल में नहीं आ रहा था। फुटबॉल ग्रेजुएट कर लिया था मैंने, 2 साल गुजर चुके थे, 22 की उम्र तक ग्रेजुएट हो गया था मेरा। और उसके बाद मैंने फ़ुटबॉल एकेडमी स्टार्ट की, उसकी थोड़ी बहुत वीडियोस मैं बना लेता था शौकिया, फेसबुक पेज उनका मैनेज करता था मैं एकेडमी का ही। तो ये कैमरे का काम मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा था। उसके बाद स्नैपचैट, मेरे किसी दोस्त ने बताया कि यार ये स्टोरीज़ का बड़ा कूल फीचर है, स्नैपचैट इस्तेमाल करो। अब फेसबुक तो अब बूढ़े लोग करते हैं, स्नैपचैट इज़ द कूल थिंग नाउ। अच्छा, तो मैंने और ये कितने स्नैपचैट, साल के थे आप? ये 23-24, तो ये मैंने स्नैपचैट शुरू किया। और उसके बाद इसी सिस्टम में कुछ 3-3.5 साल गुजर गए। एकेडमी चल रही है, थोड़े बहुत पैसे वहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्रीलांस ऑनलाइन डिज़ाइन का काम कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यूट्यूब पाकिस्तान में अनबैन हुआ, रीलॉन्च हुआ पार्टनर प्रोग्राम अक्टूबर 2016 में। तो उससे मुझे आइडिया आया कि मैं उस वक्त देखता था कि केसी नेस्टैट को, इन लोगों को देख ही रहा होता था, लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे फ़ोटोग्राफी वगैरह का शौक़ तो है ही, फिल्म मेकिंग का भी थोड़ा बहुत है, स्नैपचैट पे तो मैं कुछ ना कुछ बना ही रहा होता हूँ अराउंड माई लाइफ। इन दोनों आइडियाज़ को अगर कंबाइन कर दें और एक थोड़ा सा यही काम जो मैं स्नैपचैट पे कर रहा हूँ, अगर इसको हम थोड़ा सा सिनेमैटिक वे में कर लें, प्रॉपर शॉट्स के साथ कर लें, तो मज़ेदार काम हो सकता है। लेकिन मुझे लगा कि यार ये पाकिस्तान में कहाँ ही होगा यार, पाकिस्तान में तो अलग कल्चर है, अलग माशरा है, बाहर हो सकता है ये, यहाँ पे तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि कैसे आप रोज़ाना एक वीडियो बनाओगे। फिर मैंने देखा मूरू भाई का व्लॉग, उसी टाइम पे आया जब मूरू भाई गए अमेरिका और उसके 3 पार्ट में उन्होंने व्लॉग बनाए उर्दू में। तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि भाई ये काम पाकिस्तान में बिल्कुल हो सकता है और मैं बनाऊंगा। तो 1 जनवरी 2017 मेरी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन थी कि भाई मुझे जो भी हो, मुझे वीडियो बनानी है चाहे, और मैंने अपने आप को बहुत एक्सक्यूज़ेस दिए कि अभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी ये वो। तो अगर आप मेरे सबसे पहली वीडियो उठा के देखें ना, सबसे पहली, उसमें दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हुई है
मूछें हैं ही नहीं। वो एक बिल्कुल ही अजीब सी लुक है जो आपको उसके बाद ज़िंदगी में कभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैंने बोला कुछ भी हो जाए, 1 जनवरी को वीडियो आनी चाहिए। तो वो दाढ़ी बड़ी हो, मूछें छोटी हों, ये मैंने एक्सक्यूजेस सारे साइड पे करके वो वीडियो मैंने पब्लिश की। दैट्स हाउ माय यूट्यूब करियर स्टार्टेड। ओके, ओके। और वो उसमें आपने कुछ सोचा था क्या बनाना है, या जो भी बन रहा था उस वक्त बस बना दिया था? मैं बस यही सोचा था कि यार मैं पहली वीडियो बनाऊंगा, वो तो पूरी स्क्रिप्टेड मेरे पास तैयार थी। अच्छा। दूसरी में मैं ब्लैंक हो गया कि अब क्या करें, हमारी तो ज़िंदगी भी कोई इतनी खास मज़े की नहीं है। तीसरी में थोड़ा बहुत मुझे उम्मीद मिली कि अभी 3-4 दिन बाद मुझे टर्की जाना है। अच्छा। मैं यही सोचा हुआ था कि यार टर्की जाऊंगा, टर्की में तो मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा, वो तो कंटेंट ही बनता रहेगा, इतनी जगहें हैं ये वो। तो टर्की घूम फिर के वो 1 हफ्ते में वापस आ गया। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा कि अब अब क्या क्या करें? करूं। तो कुछ भी करके मैंने घसीट घसीट के 1 महीना पूरा किया डेली अपलोड्स। और उसके बाद मैंने अनाउंस किया कि भाई डेली मेरे बस की नहीं है, मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा कोशिश करूंगा कि पब्लिश करूं। अच्छा। और उस टाइम आप शूट से लेकर एडिट तक सब खुद कर रहे थे? जी। और एडिट आपने सीखा था या खुद ही एडिटिंग का करते मुझे करते? शौक था, तो मुझे हमेशा से, क्योंकि फुटबॉल का मैं बड़ा शौकीन था, तो फुटबॉल के साथ साथ फुटबॉल के एड्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो वो देख देख के उनसे इंस्पायर होके खुद ही सीखा मैंने। क्या बात है, देखकर सीखना ये भी बहुत बड़ा सबक है ऑडियंस के लिए, कि आप देखते हैं कि कहाँ कट है, कहाँ जंप हाँ, है, कहाँ पे ट्रांजिशन यूज की गई है, म्यूजिक किस तरह का यूज हुआ म्यूजिक हुआ किस है। तरह यूज हुआ है, उसको देख देख कर आप जो है वो सीखते गए आगे और करते गए। वंडरफुल, वंडरफुल। आपसे मैं एक चीज जो जानना चाह रहा हूँ ना, जो शायद मेरे लिए भी बड़ी हम्म। उसका बाइस बने कि मैं भी उस चीज को फॉलो करूँ, वो ये है मेंटल हेल्थ। हम्म। मेरी आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी आई थिंक 2 से 3 महीने पहले। तो आपने कहा बॉस मैं अभी मेंटल हेल्थ की ब्रेक पे। ब्रेक पर हूँ। तो मैंने भी सोचा हाँ। यार ये कैसा ब्रेक है मेंटल हेल्थ का। तो लेकिन आ, होना चाहिए कि हम्म। ये पहले सीन क्या है, ये आप कितना ब्रेक लेते अच्छा हैं देखें, मेंटल हेल्थ के लिए, कैसे अपने आप को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैंने इंटरनेट पे नया नया आया, तो मुझे लगता ये था कि इंटरनेट इज़ अ वंडरफुल प्लेस। अच्छा। है, इंडीड है, इट चेंज्ड माय लाइफ, लेकिन इतनी भी वंडरफुल नहीं है। तो आपको कुछ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ इकदामात लेने पड़ते हैं, जो मैंने सीखा द हार्ड वे। आई हैड अ कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन। मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई मुझसे अब व्लॉगिंग इज़ नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ माय लाइफ। आई क्विट की वीडियो लगा दी, ये सब कर लिया। और उसके बाद 4-5 महीने कुछ काम नहीं किया। तो उसके चार बाद, पांच महीने हाँ, उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ चीज़ें, मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज आई रियली इन्जॉय मेकिंग वीडियोस। तो फिर इट्स ओनली द प्रोसेस आफ्टरवर्ड्स जो मेरा दिमाग ख़राब करता है। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। मैं 90% फेसबुक और टिकटॉक के कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ। वाह। मुझे पता है कि मेरी मेंटल हेल्थ उसकी इजाज़त नहीं देती है। सही है, यूट्यूब के भी बहुत कम पढ़ता हूँ। अच्छा। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे काम करने का तरीका ये है कि मैं बर्स्ट में काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ और इन्जॉय भी करता हूँ ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए एक ही कंसिस्टेंसी के साथ काम करूँगा तो बर्नआउट हो जाऊँगा, जो हुआ भी हूँ पास्ट में। तो मैंने फ़र्ज़ करें 2 महीने बहुत ज़्यादा काम ले लिया और बहुत, कोई स्केड्यूल नहीं है, दिन रात का काम कर लिया। उसके बाद मैंने 1 महीना 3 हफ्ते ब्रेक ले ली, जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से टाइम, जिसमें शायद आपने मुझे राब्ता किया जी हो। जी जी। तो मैंने बोला कि भाई अभी तो मैं पहले डिस्चार्ज फिर चार्ज, और वो जो ब्रेक का टाइम होता है उसमें मैं घर वालों के साथ टाइम गुजार रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, अगर जेब इजाज़त दे रही है तो कहीं घूमने चले जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है जबरदस्त ये फॉर्मूला मैंने एक रिदम ढूंढ ली है जो मेरे लिए काम करती है। शायद और किसी के लिए ना करे, बट दिस रियली वर्क्स फॉर है, मी। क्योंकि आप 6 महीने का काम 2 महीने में कर सकते हैं। हाँ। बाकी लोग 6 महीने का काम साल में करते हैं। दैट्स तो वाई। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि या अब हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अक्सरियत ये है कि 6 महीने का काम साल में करते हैं। हाँ, तो वो फिर एक इजी सीन रहता है। वो वो फिर मेंटल, वो दूसरे की मेंटल हेल्थ खराब कर रहे होते हैं कि यार आपको तो 6 महीने में देना था ये काम। हाँ। सही सही। लेकिन ये इरफान भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप मेंटल हेल्थ पर अपना इतना जो काम करते हैं और ब्रेक देते हैं खुद को, तो वही आपकी फैमिली के लिए भी तो कितना हेल्दी होता होगा ना, कि आप फैमिली को टाइम देते होंगे वो। मैंने कुछ टाइम के लिए ऑफिस से काम किया,
वो मेरा उससे फ्लो नहीं बन रहा था। मुझे अच्छा लगता है कि आई वर्क फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ माई होम। कमरे से निकलता हूँ, राइट मुड़ता हूँ, मेरा ऑफिस आ जाता है। अच्छा। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो कन्वीनियंस तो है, ना गाड़ी निकालनी है, ना शहर में ट्रैफिक, ये मिट्टी विट्टी, ये सब कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका एक नुकसान ये भी है कि आपके पार्टनर को या आपके घर वालों को कभी कभार ये चीज़ थोड़ी अनॉय करने लगती है कि वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में ब्रेक कहाँ है। आप तो ऐसा कर सकते हैं ना कि भाई ऑफिस का काम ऑफिस में, अब मैं घर जा रहा हूँ, छुट्टी। फ़ोन पे अगर कोई ज़रूरी काम हो तो बता देना, वरना मेरा अब वो पर्सनल टाइम है। जब आप घर से काम कर रहे हैं तो वो डिवाइड आना बहुत मुश्किल हो जाता है। 15 मिनट आप यहाँ गए, खाना खाया, वापस स्टूडियो, फिर 15 मिनट थोड़ा सा ये बाज़ार चलेगा, ये वो, उसके बाद वापस। तो वो बैलेंस, शेड्यूल नहीं बन पाता। हाँ, तो वो बैलेंस लाना बड़ा ज़रूरी होता है। इसकी वजह से ये जो ब्रेक्स आती हैं ये काफ़ी हेल्प करती हैं। इस वजह से आती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा इरफान भाई, एक ये बात मैं जानना चाहता हूँ, ये कैप का क्या राज है? आप कैप हाँ। मुसलसल मैं देखता हूँ शुरू से सर मैं बनाए आपको रखते हैं। बताता हूँ, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है। मेरी एक वीडियो है, आप देखिएगा, बड़ी अच्छी वीडियो है। मुझे कैप्स अच्छी लगती थी, लेकिन मैं पहन ली, नहीं पहनी, कभी बाल अगर बहुत चिपचिपे हो रहे हैं तो पहन ली। तो मैं कभी भी इतना कॉन्शियस नहीं था बहुत ज़्यादा ऑन कैमरा। लेकिन एक मेरी वीडियो है गवादर की, उसमें जो सबसे एपिक सीन है ना, कि मैं बोलता हूँ गवादर आए हुए हैं और सीन्स कुछ यूं करता हूँ और पीछे से एक ट्रक हवा में यूं जाता है, मिट्टी उड़ाता हुआ। सबसे एपिक सीन पूरी वीडियो का। उसमें मेरे बाल जो हैं वो बकरे की तरह। उस टाइम में ना अच्छा। फ्रंट फ्लिप वाले वो स्क्रीन वाले अच्छा। कैमरा मेरे पास था नहीं। सही है। तो जो हो रहा है वो बाद में ही पता चलेगा क्या हुआ। क्या तो हुआ? मैं बड़ा खुश, भाई शूट एपिक करके आया हूँ मैं। और मैंने घर जाके जब वो देखा, वो फुटेज बचाना भी एक अलग कहानी है। मेरा कैमरा पानी में गिर गया था और अरे! फिर डाइवर आए, लंबी कहानी है। अच्छा। बट वो फुटेज मैंने देखी, मेरा दिल ही खराब हो गया। मैंने बोला यार क्या बकवास है। तो उसके बाद अब वो फिर मेरे साथ जुड़ी गया, जैसे कैप है, या इधर मैं एक अंगूठी पहनता था, वो है। शुरू की 2-3 साल 4 साल की हर वीडियो में आपको इधर अंगूठी नज़र आएगी। सही है, बिल्कुल तो सही है। वो मेरी फिर शनाख्त के साथ जुड़ गया। तो इट सॉर्ट ऑफ बिकेम एन अच्छा, आइडेंटिटी। बट कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से शुरू हुई। वो शॉट मैंने लेकिन डाला। वो तो ट्रक की वजह से। हाँ, तो वो आप शॉट देखिएगा जाके गवादर की वीडियो में, आपको आज भी नजर आएगा। लाजमी लाजमी देखेंगे बिल्कुल। मैंने एक चीज कॉमन देखी हम्म है, तो आप बहुत सादा हम्म और आप कंट्रोवर्सी से भागते हैं। हम्म लेकिन ये क्या वजह है कंट्रोवर्सी आपका पीछा करती है? मतलब आप कोई बात बोलें, मैं नाम ले देता हूँ, आपने डकी से मुतालिक नहीं बोली थी, जो बात है उसमें कहीं ना डकी का नाम था ना कोई, लेकिन वो जोड़ दिया गया आपके साथ एक पॉडकास्ट में, आई थिंक दानियल शेख की थी। फिर उसके बाद एक और कोई पॉडकास्ट थी, उसमें आपने बात कुछ और की थी, लेकिन किसी आई गेस मुजम्मिल हसन को या पता नहीं किसी पॉडकास्टर को आपके साथ जोड़ दिया गया। आई डोंट रिमेम्बर कौन सा पॉडकास्ट था वो सेकंड वाला तो मुझे याद नहीं है, फर्स्ट वाला वो मुझे किसी याद है। पॉडकास्टर के साथ हाँ, आपको हाँ। मेरे ख्याल में वो तो पॉडकास्ट करते भी नहीं है, किसी को जोड़ दिया गया आपके साथ। तो ये आपके पीछे पीछे कंट्रोवर्सी, आप मतलब आप पढ़ना ही नहीं चाहते। मुझे याद है आपने पहले भी रफ्तार में जब लिया था, आपने कहा था भाई कंट्रोवर्सी से भाग रखना। देखिए, आई थिंक जिस तरह हर काम में होता है, इस काम में भी लर्निंग कर्व होता है। और मैंने भी इस तरह की बहुत गलतियां की हैं, जो मुझे लगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसी टेंजेंट पे हर कोई समझेगा। ये मेरी गलतफहमी थी। हर कोई अपने तरीके से हर बात को सुनता है, समझता है। अब जैसे अभी हमने ये फैमिली व्लॉग्स वाली भी डिस्कशन की, आई एम श्योर इसमें बहुत सारे लोग इसका ये मतलब निकालेंगे कि आई एम डिफेंडिंग फैमिली व्लॉग्स। तो हालांकि वो, आप नहीं कर रहे। हाँ, वो हर किसी का अपना देखने का तरीका है, समझने का तरीका है। मैं अब कंट्रोवर्सी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्रामा फ्री करियर अब एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मुझे मेरी प्रायोरिटी है। मैं बस अगर कभी ख़बरों में आऊँ तो अपने काम की वजह से आऊँ, और इसके अलावा मुझे उन्होंने इसके बारे में ये कह दिया, वो कह दिया, वो मुझे लगता है कि अनवांटेड अटेंशन है, जिससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। दूसरा इसका जवाब ये है, तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा। दूसरा इसका जवाब ये है कि हमारी सोसाइटी में मसाला ज़्यादा चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस वीडियो पे डबल ट्रिपल व्यूज़ आ जाएं, तो आइए हम बैठ के इधर 10 मिनट डकी, माज, रजब, इन सब की बुराई करते हैं। गारंटी देता हूँ मैं आपको। कुछ प्रोडक्टिव अगर आप बात करें, कुछ क्रिएटिव प्रोसेस की बात करें,
तो किसने देखना है। सही बात है, तो ये थोड़ा माशरती भी एक मसला है, और खैर मेरी भी कुछ गलतियां हैं। क्योंकि सीखने वाले कम हैं, लर्न करने वाले या कम हैं, या और मसाला देखने के लिए आने हाँ वाले ज़्यादा हैं, ऐसा तो हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो एक और भी कोई कहानी थी ना, वो क्या कहानी थी कि कोई आपको पॉडकास्टर ने, किसी ने इनवाइट किया था आपको? वो बहुत लंबी कहानी थी सर, वो कहानी भी नहीं थी, खैर वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। उनको लगा कि बात सॉल्व हो गई है, मुझे लगा कि बात बाकी है अभी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अच्छा इरफान भाई, एक जो हम्म, चीज़ मैं एक और नोटिस कर रहा हूँ, वो ये नोटिस कर रहा हूँ कि इस वक्त दौर एआई का, जो लोग कहते हैं कि आएगा, दौर आ चुका है यार। हम्म, मतलब मुकम्मल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चले गए हैं। बल्कि अब तो मीम भी बनने लगी हैं, हर चीज़ जो है वो चैट जीपीटी से पूछ पूछ कर रहे हैं, और फिर आवाज़ दब गई, अचानक ही मीम देखी थी मैंने। तो इस दौर में क्या इरफान जो ने, जो एआई एआई की तरफ अभी आएंगे, या एआई में हैं लेकिन वो वीडियोस में नज़र नहीं आ रहे हैं? देखिए क्या सीन है, एआई से दूर हैं आप अभी? एआई कंटेंट जनरेशन की जहाँ तक बात है, वो मेरे वर्कफ्लो का हिस्सा नहीं है। मुझे अभी इसकी कोई सच नीड महसूस होती नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ नहीं बना रहा, मैं कोई पुराने वक्तों की बात नहीं कर रहा, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मुझे नीड महसूस हुई हो। अगर होगी तो मुझे कोई उसमें कबात फील नहीं होती कि मैं यूज़ करूँ। लेकिन एआई पर से मेरी वीडियोस में बड़े टाइम से यूज़ हो रहा है। जो भी नॉइस वीडियो में से क्लियर करनी होती है, बैकग्राउंड नॉइस, वो एआई से होती है। जो भी ट्रैकिंग होती है मेरे, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, मुझे अपने सिर्फ बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, मेरा नहीं करना, तो मेरे अराउंड जो ट्रैकिंग बनेगी वो एआई से होती है। वाओ। जो फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा एआई इस्तेमाल मैं तकरीबन रोज़ाना करता हूँ। मुझे सिर्फ बैकग्राउंड आसमान का कलर थोड़ा सा डल करना है, बाकी तस्वीर वैसी रहे। तो पहले कुछ सालों पहले तक मैं मैनुअली एक एक पिक्सल सेलेक्ट करता, अब एआई कर देता है। जो इसमें 5 मिनट लगते हैं उसमें 3 सेकंड लगते हैं। तो ये काम तो बड़े टाइम से हो रहा है, एआई के थ्रू ही हो रहा है। कितना जिंदगी में काम आपका आसान कर दिया एआई मेरा ने। बहुत टाइम बचा लिया है। और ये बड़ी बड़ी बहस होती है कि एआई आएगा तो क्या मैं और आप इररिलेवेंट हो जाएंगे, और फिर क्या सब एआई से ही जनरेट होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि अगर आप 100 साल पहले उठा के देखें, किताब लिखना या ड्राइंग करना, पेंटिंग करना आज के ज़माने से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब मिटा सकते हो, बेसिक मिसाल मिटा सकते हो, उसको 10 दफ़ा रीडू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो एआई नहीं बना के दे सकता वो है टेस्ट। एआई कैन बिकम अ वेरी गुड टूल, बट टेस्ट आपका डिफाइन करेगा कि आप कितनी अच्छी चीज़ दुनिया के सामने लेके आते हैं। वो एआई आपको नहीं दे सकता। टूल आपके पास भी फोटोशॉप होगा, मेरे पास भी होगा, ये कैमरा सेम मेरे पास भी है, लेंस भी मेरे पास है। तो आप क्या बनाएंगे, मैं क्या बनाऊंगा, कोई तीसरा बंदा क्या बनाएगा? तो आई थिंक एआई की, मुझे लगता है कि बहस को इतनी ज़्यादा है नहीं। इट्स जस्ट द टेस्ट दैट विल डिफाइन यू। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने बात बोली, टेस्ट वाली। और ये जेंजी को समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इदारों में ये डराया जाता है बाकायदा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे इदारों में बाकायदा डराया जाता है कि देखो तुम्हें रिप्लेस कर देगा एआई। सर हर कुछ साल बाद ना कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है जिससे कुछ जॉब्स तो ख़त्म होती ही हैं। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इवॉल्व करता है या नहीं करता। कुछ साल पहले तक जिन लोगों का काम था कैसेट बनाना, उनकी आज कोई डिमांड नहीं है। लेकिन उनमें से अगर कोई इवॉल्व कर पाया कि वो सीडी पे आ गया या एसएसडी पे आ गया, तो उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ इवॉल्व किया। जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले वो बात बताई खैबी वाली, कि शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स को भी हर साल 1.5 साल में अपने आप को रीइन्वेंट करना है। तो इट्स द सेम थिंग। अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे कि हाँ हमें ये स्किल आता है, हमें आफ्टर इफेक्ट्स आता है, अब इसके ज़रिए हम पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे, तो वो तो एक बड़ी सुस्त अप्रोच है मेरे ख्याल से। तो अगर आप सीखने से नहीं डरते हैं तो आई डोंट थिंक एआई से। लोग तो पूरा पूरा कंटेंट एआई पर बना रहे हैं अब, तो वो कुछ ज़्यादा ही है। देखें वो अब वो तो मेरा ख्याल है, मुझे ये भी बताएं ज़रा, यूट्यूब मेरा ख्याल है नहीं चलाएगा ना आगे। आगे मेरा ख्याल है बंद करने का प्रोग्राम है, जो चैनल पूरे पूरे एआई पर चल नहीं, रहे हैं। आई डोंट, यूट्यूब को बस चाहिए कि लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। आई डोंट थिंक यूट्यूब को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि अगर एआई से बन रहा है नहीं बन रहा है। बीच में एक खबर आई थी, आई एम सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, बीच में एक खबर आई थी कि यूट्यूब ने अनाउंस किया है कि वो लोग जो कि मुकम्मल एआई पर कंटेंट बना रहे हैं, उन लोगों में और जो क्रिएटर्स हैं, यानी कि जो खुद से कंटेंट बना रहे हैं एआई मिक्स करके, उन लोगों में फ़र्क है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत नहीं कर रहे। तो जो बिल्कुल मुकम्मल
नॉर्मल एआई पर बना रहे हैं कि ऑडियो भी वीडियो भी हर चीज़ एआई की 5 मिनट में बनाई और अपलोड कर दी और मिलियंस व्यूज उठा लिए, तो उनको शायद बंद कर दिया जाएगा। ये मैंने ऐसी देखी थी, चैनल्स पर खबर देखी। देखिए मे बी सच हो, लेकिन वो आज की बात है ना। अगर 3 4 साल बाद अगर आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे कि क्या एआई से बना है और क्या असली में बना है, तो उसको आप कैसे पकड़ेंगे फिर? तो आई थिंक अगर ये सच भी है, मुझे लगता है कि हमें अपना वर्क फ्लो थोड़ा चेंज करना। अब जैसे प्लेइंग फील्ड लेवल हो जाएगी। अभी आपको एक हॉलीवुड फिल्म बनाने के लिए हॉलीवुड जाना पड़ेगा, वहाँ के टेक्नीशियंस, क्रू। अगर वही चीज़ अगर आप इधर सदर में बैठ के बना लोगे, तो फिर आपके पास क्या एक्सक्यूज़ होगा कि हम हॉलीवुड जैसी मूवीज़ क्यों नहीं बना पा रहे? तो आई थिंक मेरे जहाँ से मैं देखता हूँ, मुझे तो एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है बिल्कुल रादर ऐसा देन कि वो हो अब तो हम रिप्लेस होने वाले हैं। कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सर ये बताएं कि ब्रांड्स को जी इरफान जुनेजो इतने अच्छे क्यों लगते हैं? सही है, तो आपको ब्रांड से पूछना पड़ेगा। नहीं, आपको कुछ तो आपने तो नोट किया होगा ना यार, दिस इज माय स्पेसिफिकेशन। मेरा अंदाज़ा है ये। मैं ब्रांड्स को बहुत सारी चीज़ें एक ही पैकेज में दे देता हूँ, जो उनको कहीं और मिलना शायद या तो आसान हो भी तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुझे ब्रांड हायर करता है कि हमें आपको सिर्फ एज अ टैलेंट लेना है, आपकी शक्ल थोड़ी जानी पहचानी है, हम आपको एज अ टैलेंट लेंगे, हम एक डीवीसी बना रहे हैं, बाकी सब हम खुद कर लेंगे। अच्छा, तो मुझे वो टैलेंट की फ़ीस देंगे, फिर लोकेशन अलग से अरेंज करेंगे, फिर डीओपी, फिर एडिटर, फिर डायरेक्टर, फिर पूरी टीम। मैं उनको बोलता हूँ, और फिर आइडिया उस पे उसकी एजेंसी अलग हायर होगी। वो मेरे पास आते हैं, मुझे ब्रीफ देते हैं, मैं बोलता हूँ सही है, आपको वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट। ब्रांड्स आपके पास आते हैं खुद, हाँ, माशाल्लाह, सही है। तो आपको वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी, सब काम मैं देख लूँगा। उनको वन विंडो सोल्यूशन मिल जाता है, और जितने पैसे उनके उस सब प्रोसेस में लगते हैं, उससे कम पैसे वो मुझे देते हैं, मैं वीडियो बना के दे देता हूँ। तो मैंने ये देखा अपने सराउंडिंग में कि मेरे आसपास ज़्यादातर जितने भी क्रिएटर्स हैं, वो एक फ्लेक्सिंग की रेस में लग गए हैं। किसका फ़ोन सबसे महंगा, किसकी गाड़ी सबसे महंगी, कौन बिज़नेस क्लास में सबसे ज़्यादा जाता है, कितना फ्रीक्वेंटली जाता है, किसकी घड़ी सबसे महंगी। तो आई इंटेंशनली वेंट द ऑपोजिट वे। अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि पिछले 2 ढाई साल से मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। ये मैंने पिछली एक पॉडकास्ट में भी बताई है एग्जांपल। ठीक है। पिछले 2 साल में मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। आप पिछले 2 साल का मेरा कंटेंट उठा के देख लें, जहाँ भी गाड़ी नज़र आई होगी, वो छोटी गाड़ी नज़र आई होगी। बड़ी गाड़ी सिर्फ उस वीडियो में नज़र आई है जो वीडियो उस कार कंपनी ने स्पॉन्सर की है, वरना वो बड़ी गाड़ी नज़र नहीं आई। तो मैं ये इंटेंशनली करता हूँ, क्योंकि लोगों का परसेप्शन मैं चाहता हूँ कि ये रहे कि यार ये मुझे बस काम की वजह से जाने। मुझे लगता है कि मेरे काम की हार हो गई है। बड़ी गाड़ी डाला। हाँ, मेरे काम की हार हो गई है। अगर लोग बोलते हैं, मुझे सिर्फ मेरी पहचान ये बन जाती है कि यार इसकी गाड़ी देखी, इसका घर देखा, इसके कपड़े देखे, वो सही है, आप अच्छा पहनो, अच्छा रहो, वो सब अपनी जगह है। लेकिन मैं बहुत शिद्दत से ये चाहता हूँ कि मेरी जहाँ भी डिस्कशन हो सिर्फ काम पे हो। अच्छा बुरा बहुत वो उनका अपना सब्जेक्टिव है। वीडियो अच्छी बनाता है, नहीं वीडियो बेकार बनाता है, ये मुझे मंजूर है। इसके अलावा कपड़े, जूते, ये घड़ियाँ, ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, मैं इसको थोड़ा सा असल में मेरा ख्याल है इरफान भाई, ये सारी चीज़ें जो है, आपका डाला हो या आपकी घड़ी हो या आपके कपड़े हो, ये सारी चीज़ें आपका स्टेटस डिफाइन करती हैं। और मुझे इस पर बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाई है, जी वॉर ऑफ स्टेटस। देखी मैंने। देखिए आप। जी जी। थैंक यू सो मच। बाकी लोग भी मेरा ख्याल है देखें तो बिल्कुल यही जो आपने जो नैरेटिव पेश किया, उसमें वो यही नैरेटिव है कि स्टेटस की जंग में हर कोई पड़ गया है। जो आपने कहा ना कि आपके अतराफ में जितने आपने कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं, वो अपना स्टेटस शो कर रहे हैं, नथिंग एल्स। देखिए मौज़म भाई, उनको भी कसूरवार ठहराना सही नहीं है, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ इट। चलती इसी बेस पर है। अगर मैं आपको एक, शायद आपको थोड़ी एग्जैजरेटेड लगे, लेकिन मिसाल बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपके पास आया हूँ स्विफ्ट पे। अगर फ़र्ज़ करें मैं व्लॉग बना रहा होता आज का, स्विफ्ट में आया हूँ, देखते हैं मार्केटिंग मैनेजर सही है, एक सर्टन पैसे से ज़्यादा मैं चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जहन में एक परसेप्शन है कि स्विफ्ट वाले को हम इतना अमाउंट देंगे। अच्छा, या एक बंदा जो मलीर कैंट में रहता है, उसका एक रफ इनकम का आइडिया होगा, इसको हम इतने देंगे। कौन कौन देंगे पैसे? ब्रांड्स
अच्छा अच्छा। लेकिन एक बंदा जो एक छोटे से गांव देहात में रहता है, उसको तो हम इतने पैसे नहीं देंगे, भले फॉलोअर सेम हो, भले कंटेंट सेम हो, हर चीज़ सेम। अच्छा। लेकिन यहीं अगर आपके पास में आज आता LC300 में या लेक्सस में या कोई ऑडी में, तो फॉलोअर वही, कंटेंट वही, हर चीज़ सेम, मैं अपने पैसे एटलीस्ट 30-40-50% बढ़ा सकता हूँ एंड ब्रांड्स विल पे, क्योंकि उनके जहन में परसेप्शन ये है कि यार ऑडी वाला बंदा है, अब इतने पैसे तो मांग सकता है। ओह माय गॉड। तो ये चलता है, ये मैं आपको जितना बड़ा स्टेटस शो करेंगे आप, उतनी आपकी वैल्यू, मनी वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये अच्छा, ये गांव देहात का आप ये बात है हकीकत, इसका मतलब जो आपने मिसाल दी है कि जो गांव देहात के क्रिएटर्स हैं बड़ा ज़बरदस्त वो कंटेंट बना रहे हैं, टिकटॉक वाले हटाकर, बड़ा ज़बरदस्त यार देखिए मुझे थोड़ी सी चिढ़ है क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ना, दैट्स वाई। देखिए मुझे, मैं हर ब्रांड आपको फॉलोअर्स के हिसाब से पे करता है, आपकी प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से पे करता है, और तीसरी चीज़ होती है परसेप्शन के लिहाज से पे करता है। अब वो परसेप्शन आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करके भी बना सकते हो, जो कि लोग कर रहे हैं और वो चल रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, नोटिस करने वाले नोटिस कर लेते हैं, आप किसी के मुंह पे नहीं मार रहे हो, ये देखो मेरे घड़ी, ये नहीं हो रहा, तो वो नोटिस करने वाले कर लेते हैं। अगर इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं, आप, मेरे 1.1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, कुछ क्रिएटर्स हैं जिनके 5 लाख से ऊपर हैं, 5 मिलियन से ऊपर हैं फॉलोअर, मैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा हूँ और मुझे मिल भी रहे हैं, और मुझे उनसे ज़्यादा कैंपेन्स भी मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, इसमें अल्लाह बरकत दे। फॉलोअर वाली चीज़ तो नहीं, पीछे रह गई, पीछे रह गई, इट्स जस्ट परसेप्शन एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। अब अगर मैं फॉलोवर्स से हटकर प्रोडक्ट पर आ गए मेरा ख्याल है। या फवाद खान के फॉलोअर है 1.7 मिलियन, ठीक है, और हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके फॉलोअर्स फवाद खान से मल्टीपल टाइम ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली। अगर किसी भी आप मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर से पूछ लें कि भाई आपके पास ऑप्शन है फ्री में, अगर आपको फवाद खान से एंडोर्समेंट चाहिए या एक्स यूट्यूबर से चाहिए, आप फवाद खान क्यों पिक करोगे? तो इट्स योर ब्रांड। वंडरफुल, ये भाई बहुत सीखने वाली बात है उन लोगों के लिए जो कि जी, ब्रांड्स की तरफ जाना चाहते हैं और अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर यूट्यूबर्स ये गलती भी करते हैं, मैंने भी की क्या? है, कि वो ना, ज़्यादातर यूट्यूबर्स की स्टोरी ये होती है कि वो बहुत ही एक मिडिल क्लास सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास, वहाँ से तरक्की करते हैं, उसके बाद पैसा आता है तो गाड़ी बंगला ये सब आता है, लेकिन वो उस बात को बहुत ज़्यादा पीटते रहते हैं कि यार हम तो, हमारे घर में ये मसला था, हमारे अब्बा की नौकरी चली गई थी। तो वो अच्छी कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, लेकिन होता उससे ये है कि आपको जो ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग और ये सब होती है ना, वो आपको उसी माइंडसेट में रखते हैं कि अच्छा इनको इतने ज़्यादा पैसे नहीं देने, इनको कम पैसे ही दें, ये पहले से अमीर नहीं है, ओह माय तो इनको आप थोड़ा उसी हिसाब से ट्रीट करो। ओह माय गॉड, ये मैंने होता हुआ देखा है अपने वाकई ये सामने, देखा है आपने, ऐसा मैंने ये देखा बात है। एग्जिस्ट करती हाँ, है? मैंने, मेरे सामने कभी अगर कोई शीट आई है जिसमें सब क्रिएटर्स के पैसे लिखे हुए हैं, तो कभी कभार मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार दे शुड बी चार्जिंग अ लॉट मोर, लेकिन उनको मिल नहीं रहे। मैं हमेशा जो सरप्राइज होता हूँ वो यही होता हूँ, कभी भी इस चीज़ पे सरप्राइज नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि वो रेयरली 1% होता है। ज़्यादातर मैं इसी चीज़ पे सरप्राइज हो जाता हूँ कि यार ये इतने कम पैसे मांग रहे हैं। तो मार्केट में बहुत पैसा है, बस क्रिएटर्स मांगने से डर रहे हैं, डिमांड करने से जो है वो घबरा रहे हैं। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए जो कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और क्रिएटर बन गए हैं या बनना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है उसके लिए इरफान भाई ने टिप दे दी है। इरफान भाई, जी एक सर। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी जी 2 क्वेश्चन करूँगा, जी जी एक था एक और जहन में आ गया। जी पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी सादा है जो हमें दिखती है, और लाजमी बात है आप अपना लाइफ स्टाइल और वो वाली चीज़ें जो सब दिखा रहे हैं वो तो आप दिखाते नहीं हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, क्योंकि आपकी आंखें जो है वो तो बड़ी शरारती हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी इतनी सादा है, तो आप शरारती हैं अपनी कैमरे के पीछे ज़िंदगी में? अब शरारतें करने की तो उम्र रही नहीं। दिल तो बच्चा है जी। देखिए मुझे नहीं पता आंखें कैसी शरारती होती हैं, बट ये थोड़ा रोमांटिक पॉडकास्ट हो गई। मुझे लगता है कि देखें, मैं, देयर इज अ सर्टेन वे दैट आई कैरी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ न्यू पीपल,
लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ रोज़ाना उठना बैठना है, फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनसे मेरे फैमिली मेम्बर्स में ऐसे भी लोग हैं जिनसे अगर कम मुलाकात होती है तो मैं उनके साथ भी थोड़ा कम बोलता हूँ, खामोश रहता हूँ, थोड़ा रिजर्व्ड हूँ। ये कोई इंटेंशनल नहीं है, इट्स जस्ट द वे आई एम। अच्छा। लेकिन जिन लोगों से रोज़ाना मिलता हूँ उनके साथ मैं मजाक भी करता हूँ, मेरी वेट सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, तभी होपफुली मैं अच्छा लिख पाता हूँ। हाँ, तो नो वो डाउट। चीज़ें तो हैं, वो तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। बट मे भी बचपन में बुली हुआ हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से व्हेनेवर आई सी समवन न्यू तो मुझे होता है कि भाई मैं अब चैट जीपीटी से बहुत कुछ मैंने थेरेपी लेने के बाद ये डिस्कवर किया है कि मैं व्हेनेवर आई सी समथिंग न्यू तो मेरा पहला शायद इंस्टिंक्ट होता है, चैट जीपीटी कैन बी रॉन्ग, कि भाई प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, ज़्यादा नहीं खुलना है, प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज इफ़ यू बिकम वनरेबल दे विल यूज़ दैट टू अटैक यू। हाँ, तो मे बी, मुझे नहीं पता, तुक्का मार रहा हूँ मैं, तो इट नहीं, टेक्स सही बात है। टाइम, इट टेक्स टाइम। आप ओपन अप होगे, टाइम लगेगा, उनसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा मिलोगे, देन आई स्टार्ट ओपनिंग अप। ओके, ओके, हाँ, ठीक है। एंड वंस आई ओपन अप तो फिर तो वही आंखें आ जाती हैं सामने। चलें, ये भी ठीक है। इरफान जुनेजो की ज़िंदगी का व्हाय क्या है? सर, मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा सवाल है, अगर पहले आप बताते तो मैं तैयार करके आता। अच्छा, मेरी ज़िंदगी व्हाय का बनाकर आता या सोच के आता। अच्छा, व्हाय सोच कर आता। हाँ, अभी सोचा नहीं है व्हाय? नहीं, अभी आपने ऑन द स्पॉट पूछा तो मेरे ज़िंदगी का वाई ये है कि कुछ फ़िलोसॉफ़िकल वाइज़ हैं और कुछ प्रैक्टिकल वाइज़ हैं। फ़िलोसॉफ़िकल ये हैं कि मैंने ज़िंदगी में काफ़ी रिस्क लिए हैं, जिसकी वजह से जो चल गए नहीं चलते, तो मैं आई थिंक अपने सब पूरे सर्कल में लूज़र ही कहलाता। आपके सामने ये यूट्यूब वाला सीन है, चल गया ये। कराची की एक मायनाज़ बिज़नेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद आई वाज़ रनिंग अ फुटबॉल अकेडमी, जहाँ मेरे दोस्त, कोई ब्रांड मैनेजर बन रहा है, कोई घूमने जा रहा है, कोई बाहर फ्रांस जा रहा है ट्रेनिंग पे। मैं फ्राइडे टू संडे बच्चों को सिखा रहा हूँ कि फ़ुटबॉल कैसे खेलनी है, ऐसे हमारे जैसे मुल्क में जहाँ का स्कोप भी नहीं है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव गॉन वेरी रॉन्ग और मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कहाँ होती। तो मैंने रिस्क लिए हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे पेड ऑफ। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जी पाऊँ। मुझे किसी और के टर्म्स पे ज़िंदगी नहीं जीनी है। अल्लाह करे ऐसा सच रहे, जब तक मेरा दिल चाहे, जब तक मुझे एक्साइटमेंट हो वीडियोस बनाने की, तब तक मैं वीडियोस बनाऊं। जब वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाए तो इसलिए नहीं बनाऊं कि यार बस रोज़ी रोटी पब्लिक चल रही डिमांड। है, या पब्लिक डिमांड है, या और कुछ काम नहीं है। तो बस मैं अपनी ज़िंदगी इस तरीके से प्लान करता हूँ। ये है एक मेरा बड़ा फिलोसॉफिकल वाई, दैट आई वांट टू लिव माय लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स। प्रैक्टिकल वाई मेरा ये है कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से कि मेरी यूट्यूब, ये सारा कंटेंट क्रिएशन अब मेरी जॉब बन गया है, विच आई एंजॉय अ लॉट। सही। बट मैं चाहता हूँ ये दोबारा मेरी हॉबी बन जाए, जिसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि अगर मेरा रैंडमली किसी एक दिन दिल चाहता है कि यार 6 महीने मुझे नहीं बनानी वीडियो, तो मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज ना आए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं। मैंने ग्रेडवाइजर्स का पार्टनर हूँ, विच इज़ एन एजुकेशन कंसल्टेंसी। अभी 1-2 बिजनेसेस और आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे मेरे पेजेस पे। तो ये मैं कर रहा हूँ। और फाइनेंशियल मेरा वाई अभी फ़िलहाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं महीने के $10,000 कमाऊँ रिमोटली। मैं लोकेशन पे बाउंड ना हूँ, मैं किसी जॉब पे बाउंड ना हूँ, रिमोटली मैं कमा सकूँ। और अगर वो हो गया तो तब मैं अपने आपसे सवाल पूछूंगा कि भाई अभी भी आपको पाकिस्तान में रहना पसंद है, कराची में रहना पसंद है, या अब जब आपको लोकेशन की ज़रूरत नहीं है तो वुड यू कंसिडर मूविंग टू मे बी दुबई और लंदन और कोई और शहर जहाँ पे आप, क्योंकि कराची में तो आप कोई बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार लोगे 10,000 में, लेकिन दुबई में अगर यू हैव अ फैमिली, यू वांट टू लिव अ नाइस लाइफ, तो फ़िलहाल ये कुछ मेरे गोल्स हैं, इनकी तरफ मैं काम कर रहा हूँ। गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। लेकिन क्या आप फुटबॉल में इतना आगे बढ़ना चाहते थे कि आप कौमी टीम का हिस्सा बन सकें फुटबॉल की? सर, कौमी टीम या का तो कभी नहीं मैंने सोचा कभी ऐसा? नहीं सोचा, अच्छा। लेकिन मैं उससे ज़्यादा चाहता था। मैंने 12 साल की, 10 साल की उम्र से 18-19 साल की उम्र तक सिर्फ ये सोचा कि भाई मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना है और यूनिवर्सिटी के लिए मुझे यूके जाना है, ताकि कोई मेरा छक्का लग जाए और मैं प्रोफेशनली फ़ुटबॉल खेल सकूं।
दैट्स हाउ आई ऑलवेज लुक्ड एट फुटबॉल। तभी मैं सब दोस्तों से ज़्यादा मेहनत करता था, ग्राउंड में सबसे पहले मैं आता था, ग्राउंड में सबसे बाद में मैं जाता था। और मैंने नेशनल टीम के अलावा हर लेवल पे खेला हुआ है, डिपार्ट से खेला हुआ है, स्टेट लेवल सिंध की टीम से खेला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट की टीम से खेला हुआ है, तो सब लेवल पे मैं खेल चुका हूँ। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई तो मुझे अम्मी ने बोला कि भाई हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते आपको भेजना। उस एज पे आपको पता भी होता है कि झूठ नहीं है, आपको अपनी हाउस होल्ड इनकम का हालात देख के अंदाज़ा हो जाता है। तो बस उस टाइम के बाद से आज तक मैं फ़ुटबॉल एज अ पैशन, एज अ हॉबी खेलता हूँ। लेकिन जो वो वाले ख्वाब थे वो वहीं मैंने दबा दी। दबा दिए, लेकिन आपके अल्लाह करे कि आपके बाकी ख्वाब जो है वो जी पूरे जी, हों। इंशाल्लाह। इसी पर एंडिंग करते हैं सर। जी थैंक सर, यू सो नो मच, आप प्रॉब्लम। आए, इतनी ज़बरदस्त आपने बातें हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को बताई। मेरा ख्याल है जो जनरली आप नहीं बताते हैं, जी अभी जी, बाकी पॉडकास्ट में मैंने अभी तक तो नहीं सुनी किसी और आपकी पॉडकास्ट में। होप के ऑडियंस को इन बातों से फ़ायदा होगा, जो आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनको इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। और आप जो ख्वाब देख रहे हैं, जो आपका वाय है, हमारी दुआ है कि वो पूरा हो। सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में ऐसे जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि अपने टर्म पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो अपने टर्म पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान है भी ऐसा कि बहुत कम लोगों को अपने टाइम पे ज़िंदगी गुजारने दे रहा है। लेकिन होप पाकिस्तान ऐसा बन जाए जी, आगे जाकर कि लोग सब आपकी तरह अपने टर्म पर ज़िंदगी गुजारें। और लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की सोच अपग्रेड होने की बहुत ज़रूरत है। लोगों की सोच बदलेगी तो बदलेगा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।